हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका और ये हम क्लास 5th का चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं। इसका जो पार्ट 1 था वो हम कल कवर कर चुके हैं। आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। अब पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था। ये 2 फेब की स्टोरी है। ये एक केवी टीचर है जो कि अपने माउंटेनियरिंग कैंप की स्टोरी बता रही हैं। ये हमने कल पढ़ा था और किस तरीके से वो अब कैंप में है, कैंप के क्या क्या रूल्स होते हैं, लीडरशिप क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एक लीडर की, ये सब हमने कल कर लिया था। और एक ये ग्रुप नंबर 7 में थी। इसमें माउंटेनियरिंग कैंप में क्या होता है कि अलग अलग ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। जैसे अगर ज़्यादा लोग होते हैं तो अलग अलग ग्रुप्स बना दिए जाते हैं और हर एक ग्रुप का एक लीडर बना दिया जाता है जो उस पूरे ग्रुप को हैंडल करता है एक तरीके से। तो ये जो टीचर हैं इनको ग्रुप नंबर 7 का लीडर बना दिया गया था। तो लीडरशिप की क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वो सब कुछ हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। तो आज हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है क्रॉसिंग द रिवर। अब वो माउंटेनियरिंग कर रहे हैं तो माउंटेनियरिंग में तो चलते हुए रिवर भी आ जाती है, कोई पहाड़ भी आ जाता है, कोई अलग रास्ता भी है, कोई बहुत छोटा सा रास्ता भी है, वहाँ से भी निकलना पड़ता है। तो आज ये एक रिवर के पास तक पहुँचे हैं। अब इनको ये रिवर को क्रॉस करना है। ये कब का टाइम की बात है? ये 5th फेब की बात है, 1984 की। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी गॉट विटामिन सी, आयरन टैबलेट्स एंड हॉट चॉकलेट मिल्क विद आवर ब्रेकफास्ट। हमने ब्रेकफास्ट में विटामिन सी की टैबलेट्स, आयरन टैबलेट्स और हॉट चॉकलेट मिल्क लिया है। These were given for strength and to keep us warm in the cold। और ये किस लिए लिया गया है कि जिससे कि एक स्ट्रेंथ बनी रहे और इतना ठंड है उसमें हमें गर्मी महसूस होगी अगर हम ये सब कुछ लेते हैं तो। एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी अ मेडिकल चेकअप। हर सुबह उठने के बाद में एक मेडिकल चेकअप होता था। वी टाइड अ बैंडेजेस एंड काउंटेड द डेज लेफ्ट। हम अपने बैग पैक करते हैं और अभी कितने दिन और रह गए हैं इसका हम काउंट करते हैं। आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रैक वी रीच अ रिवर। 8 किलोमीटर के ट्रैक के बाद हम लोग एक रिवर तक पहुंचते हैं। देयर वर अ थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर। एक बहुत मोटी रस्सी होती है जो रिवर के पास बंधी हुई है। फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, मतलब जैसे ये बीच में ऐसे रिवर बह रही है, एक साइड से लेके दूसरे साइड तक एक रोप बंधी हुई है। द रोप वॉज टाइटली फिक्स टू पेग्स एंड पिटन्स ऑन बोथ द साइड। मतलब जो एक तरीके से हम ये खंबे नहीं लगा देते, इनसे हम रोप को बांध देते हैं, इस तरीके से। आई वॉज फीलिंग नर्वस। मैं बहुत नर्वस हो रही थी। आई स्टार्टेड थिंकिंग वॉट वुड हैपन इफ़ द रोप केम आउट। अगर रोप छूट गई या एस्टिमेट हाउ वाइड, और मतलब कुछ भी हो सकता है। मैं इस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोच रही थी और मैं ये सोच रही थी कि ये रिवर कितनी बड़ी होगी। ये सारी थॉट्स मन में आ रहे थे। आर इंस्ट्रक्टर टाइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट। अपनी वेस्ट के चारों तरफ उन्होंने रोप को बांधा। एंड पुट अ स्लिंग टाइप ऑफ, एक हुक होता है उसमें, वो उसमें लगाया। ही देन पुट द स्लिंग ऑन द थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर। वॉकिंग थ्रू द आइसी वाटर। आइसी वाटर वो बहुत ठंडा पानी था, उसमें से वॉक करते हुए ही वेंट टू द अदर साइड। वो दूसरी साइड पर चले गए। नो वन वॉज रेडी टू स्टेप इन टू द फर्स्ट फ्लोइंग रिवर। कोई भी सबसे पहले जाने के लिए रेडी ही नहीं था। कोई कहता है नहीं आपको जाना है। एवरी वन वॉज पुशिंग ईच अदर टू फर्स्ट गो वर्स फर्स्ट। मतलब पहले जाने के लिए कोई किसी को पुश कर रहा था, कोई किसी को पुश कर रहा था, नहीं आप पहले जाइए, नहीं आप पहले जाइए। आई स्टूड लास्ट इन द लाइन होपिंग दैट नो वन वुड सी मी। मैं उस लाइन के सबसे लास्ट में खड़ी थी कि मुझे कोई देख ना ले। जस्ट देन आवर इंस्ट्रक्टर केम नियर मी विद द स्लिंग एंड द रोप इन हिज हैंड। मेरे जो इंस्ट्रक्टर थे वो मेरे पास आए स्लिंग और रोप को अपने हाथों में लेकर। आई न्यू, मैं समझ गई, देयर वॉज नो एस्केप नाउ। अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। आई वॉज रेडी, मैं रेडी थी, बट डिड नॉट हैव द करेज। लेकिन बिल्कुल भी करेज नहीं था। सर कुड गेस माई फियर। सन को मेरे फियर के बारे में गेस कर लिया उन्होंने। ही कॉल्ड आउट लाउडली। वो बहुत ज़ोर से बोलते हैं 3 cheers फॉर संगीता मैम। जैसे कभी कभी आप भी बोलते होगे ना किसी को चीयर करने के लिए, उसके करेज को बढ़ाने के लिए, तो ऐसे ही सर ने बोला 3 cheers फॉर संगीता मैम। एंड बिफोर आई न्यू इट समवन हैड जेंटली पुश्ड मी इनटू द वाटर। जैसे ही मैंने ये उन्होंने चीयर कराया तो किसी ने मुझे जेंटली वाटर में पुश कर दिया। आई फेल्ट एज इफ़ माई फीट वर फ्रोज़न। जैसे ही मेरा पैर उसमें गया, मतलब एक फ्रोज़न वाली फीलिंग आ गई कि बस इतना ठंडा पानी था कि पैर जम जाए। आई स्टार्ट इन शिवरिंग, माई टीथ वर चैटरिंग। आई कॉट होल्ड ऑफ द होप
एंड स्टार्टेड पुटिंग माई फीट फर्मली ऑन द रिवर बेड। मतलब मैं अपने पैरों को होल्ड करने की बहुत कोशिश कर रही थी। मैंने रोप को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी मेरे टीचर से हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो हमारे टीथ ऐसे करने लगते हैं ना, ऐसे हम करते हैं ना जब हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो वो बता रही हैं कि ऐसा हो रहा था। एज आई वॉक फर्दर इन द रिवर गॉट डीपर एंड स्लोली इन वाटर रीच अप माई नेक। जैसे ही मैं वॉक करके आगे की तरफ जा रही थी, जो रिवर थी और भी ज़्यादा डीप होती जा रही थी, और जो स्लोली जो वाटर था वो मेरी नेक तक पहुंच गया था। इन द मिडल ऑफ द रिवर आई लॉस्ट माई बैलेंस। रिवर के बीच में ही मैंने अपना बैलेंस खो दिया एंड स्टार्ट सिपिंग। आई वॉज सो स्कैर्ड एंड फेल्ट सो कोल्ड। मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और डर भी लग रहा था दैट द रोड स्लिप फ्रॉम माई हैंड्स, कि मेरे हाथ से रस्सी छूट जाएगी। आई स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प, और मैंने क्या किया, हेल्प के लिए शाउट करना स्टार्ट कर दिया। आई वॉज श्योर आई वुड बी कैरिड अवे बाय द रिवर। मैं पूरा श्योर थी कि मैं रिवर के साथ ही चली जाऊँगी, बट नो, आई फाउंड दैट आई वॉज टाइड विद द रोप टू द स्लिंग। मैंने देखा कि जो रोप थी वो मेरे बंधी हुई थी। होल्ड द रोप, सबने शाउट करना स्टार्ट कर दिया। सबने कहा कि रोप को पकड़ लो, होल्ड द रोप। आई सम हाउ मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ द रोप एंड पुल माई सेल्फ फॉरवर्ड। मैंने रोप को बहुत टाइटली पकड़ा और अपने आप को आगे के लिए पुल किया। स्लोली विद सम करेज आई रीच द रिवर बैंक। धीरे धीरे लेकिन कुछ करेज के साथ मैं रिवर बैंक तक पहुंच गई। I felt a special kind of happiness as I came out of the water। जैसे ही मैं वाटर से बाहर आई, एक स्पेशल काइंड की हैप्पीनेस थी जो मैंने फील करी। आपने भी कभी ऐसा अगर कुछ करा है तो बहुत अच्छी जो फीलिंग है वो आपने फील करी होगी, अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो। हैप्पीनेस ऑन फिनिशिंग अ चैलेंजिंग टास्क। नाउ स्टैंडिंग ऑन द बैंक आई वॉज कॉलिंग आउट टू द अदर्स टू होल्ड द रोप टाइटली। अब क्या होता है, जब आप किसी एक चैलेंज को फेस कर लेते हो और उससे आप बाहर निकल आते हो ना, तो एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके अंदर। फिर आप बाकी सबको करेज करने लगते हो कि हाँ आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, तो ये वाली चीज़ आ जाती है। आई न्यू दैट दिस कॉन्फिडेंस वॉज अ रिजल्ट ऑफ अ फेसिंग अ चैलेंज विद करेज। और ये आपको कब आता है ये कॉन्फिडेंस, जब आप करेज के साथ में किसी चैलेंज को फेस करते हो और उसके बाद जो आपको वो सक्सेस मिलती है और जो हैप्पीनेस आप उस टाइम पे फील करते हो, ये वो कॉन्फिडेंस होता है। अब यहाँ पर आपको कुछ फाइंड आउट करना है और लिखना है। अब ये क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें नंबर 1 है व्हाट काइंड्स ऑफ टूल्स आर नीडेड फॉर क्लाइंबिंग माउंटेन्स। माउंटेन्स को क्लाइंब करने के लिए आपको क्या क्या टूल चाहिए होते हैं। सबसे पहले तो आपके शूज़ बहुत अच्छे होने चाहिए, जिसमें जो एक पकड़ बना लेते हैं शूज़, इस टाइप के होने चाहिए। फर्स्ट एड होना चाहिए, आपके पास टॉर्च होनी चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए, रोप होनी चाहिए और हुक्स होनी चाहिए। इस टाइप की चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ हैव यू एवर सीन अ हुक एंड रोप बीइंग यूज फॉर एनीथिंग एल्स वेयर। आपने रोप को और हुक को कहीं और यूज़ करते हुए देखा है तो कहाँ पर देखा है। जैसे कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है ना, तो वहाँ पर ही बहुत अच्छे से यूज़ होती हैं। दूसरा, पहले टाइम पे जब कुएं से पानी निकाला जाता था ना, तो तब भी ये रोप को यूज़ करते थे। ये आप 2 एग्जांपल्स इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट एल्स कैन वी यूज़ इफ़ वी वांट टू क्रॉस अ रिवर इन द माउंटेन्स। और हम ऐसी क्या चीज़ें हैं जब हम माउंटेन्स में रिवर को क्रॉस कर रहे हैं तो हमें नीड होगी। वो जो रिवर वाला जो पैराग्राफ अभी आपने पढ़ा था ना, उसमें से आप ये चीज़ें नोट कर सकते हैं कि किस तरीके से एक रोप उन्होंने अपनी कमर पर बांधी थी, एक हुक उसमें लगाया था और कैसे वो रोप को पकड़ के वो आगे चल रहे थे, तो क्या क्या चीज़ें थी। नेक्स्ट इज़ वाई डू वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ऑन द माउंटेन्स। हमें माउंटेन्स पर एक्स्ट्रा एनर्जी की नीड क्यों होती है, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। जैसे कि आपने लॉ ऑफ ग्रेविटी तो सुना ही होगा, लॉ ऑफ ग्रेविटी। अब वो क्या होता है, जैसे कि आप ऊपर की तरफ कोई भी चीज़ फेंकते हैं तो लेकिन वो वापस नीचे की तरफ ही आती है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है। अब इसमें अगर हम पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तो ऊपर की तरफ ही तो चढ़ रहे हैं, तो हमें बहुत फोर्सफुली ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ता है, क्योंकि जो अर्थ की ग्रेविटी होती है हमें वो पीछे की तरफ कर रही होती है, तो हमें बहुत एनर्जी के साथ ऊपर बढ़ना होता है। इस वजह से हमें बहुत एनर्जी की, एक्स्ट्रा एनर्जी की नीड होती है। कभी हमने ये देखा होगा कि आप स्टेयर्स चढ़ के जाते हैं तो अब चढ़ने में आपको बहुत मेहनत, बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब आप उतरते हैं तो आप फटाफट से उतर के आ जाते हैं। तो ये वही चीज़ है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की नीड होती है। हैव यू एवर हर्ड ऑफ एनी वन हु हैज़ डन समथिंग एडवेंचरस और वॉट। कहीं पर आपने ऐसे सुना है कि किसी ने कुछ एडवेंचर किया हो या कुछ ऐसी चीज़ करी हो, और वो क्या है। इसमें आप रिवर राफ्टिंग हो सकती है,
जो लोग मोस्टली करने चले जाते हैं वहाँ ऋषिकेश में। हैव यू एवर डन एनीथिंग एडवेंचरस, कभी आपने ऐसा कुछ एडवेंचरस किया है? इफ़ येस, अगर किया है तो टेल योर क्लास, अपनी क्लास को बताइए। राइट अबाउट इट इन योर वर्ड्स, अपने वर्ड्स में इसको लिखिए। ठीक है, ये अब आपने पढ़ लिया। अब आती है रॉक क्लाइंबिंग। अब ये रॉक क्लाइंबिंग क्या होती है? ये जो उन्होंने हर दिन कुछ ना कुछ किया था जब से उनका ट्रैक स्टार्ट हुआ था। ये इन्होंने किया था 10 फ़रवरी को, 1984 की बात हो रही है। We had to climb 15 kilometers to reach Tekla village. It was at a height of 1600 meters. Our rucksacks had all that we may need. मतलब उनके बैग में क्या क्या था? फूड पैकेट्स थे, वाटर बोतल थी, रोप, प्लास्टिक शीट्स, डायरी, टॉर्च, टॉवल, सोप, विसिल, ग्लूकोज, जैगरी, चना और सम अदर स्नैक्स, ये सारा उनके बैग में था। वी कुड सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोइंग इन द स्टेप फील्ड्स। अब आपको पता है स्टेप फील्ड्स क्या होता है? पहाड़ों पर किस तरीके से बने होते हैं। एक ये जैसे सीढ़ियाँ टाइप होती है ना, दूर से देखेंगे तो आपको सीढ़ियाँ बनी। इसमें क्या होता है कि अगर ऊपर से कुछ भी चीज़ आ रही है ना तो वो ऐसे रुक रुक के आती है। तो यहाँ पर वो लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं। वी सॉ कॉलोनेल्स राम सिंह स्टैंडिंग ऑन द 90 मीटर हाई फ्लैट रॉक विथ पैक्स एंड रॉप। वो क्या देखती है कि 90 मीटर आगे उनके जो कोच हैं वो खड़े हुए हैं पैक्स एंड रोप्स को लेकर। वी हैड बीन टोल्ड द फर्स्ट ऑब्जर्व द रॉक केयरफुली एंड आइडेंटिफाई होल्ड्स। हमें पहले ही बताया गया था कि आपको ये जो रॉक है इनके ऊपर आपको स्पेस को अच्छे से आइडेंटिफाई करना है जहाँ पर अपने आप पैर को जमा सकें। टुडे आई वॉज नॉट गोइंग टू बैक आउट, लेकिन आज मैं पीछे जाकर खड़े होने वाली नहीं थी। आई स्टूड फर्स्ट इन द लाइन, मैं लाइन में सबसे पहले खड़ी थी। आर इंस्ट्रक्टर टाइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट, उन्होंने अपनी वेस्ट पर वो रोप को बांधा। ही पुट द स्लिंग एंड हेल्ड द थिक रोप विच वॉज हैंगिंग। ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग एज ही वॉज रनिंग। अब वो इस तरीके से क्लाइंब कर रहे थे जैसे कि वो रनिंग कर रहे हैं। आई ऑल्सो पुट माई स्लिंग बट एज आई टुक माई फर्स्ट स्टेप आई स्लिप। मतलब जैसे ही मैंने भी ऐसे ही रस्सी बांधी, लेकिन जैसे ही मैंने चढ़ना स्टार्ट किया मैं फिसल गई। एंड देयर आई वॉज स्विंगिंग फ्रॉम द रोप, और मैं उस पर झूल गई रोप पर। कीप योर बॉडी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री वाइल क्लाइंबिंग। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपको अगर ऊपर चढ़ना है तो आपको अपनी जो बैक है उसको स्ट्रेट रखना है, बेंड नहीं रखना है, उसको 90 डिग्री पर रख के चलना है। कीपिंग दिस इन माइंड, इसको माइंड में रखते हुए, आई इमेजिन द रॉक एज फ्लैट ग्राउंड एंड स्टार्टेड टू क्लाइंब अप। ऐसा इमेजिन करते हुए मैंने जो रॉक था उसको मैंने फ्लैट ग्राउंड की तरह इमेजिन किया और क्लाइंब करना स्टार्ट कर दिया। अगेन वाइल coming down we had to use the rope in a special way called rappelling. I did this with the same fearlessly। और मतलब ये सब कुछ भी मैंने एकदम fearlessly किया, क्योंकि एक बार उन्होंने रिवर को क्रॉस कर लिया तो उनका जो फियर था वो निकल गया, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। तो ये बाकी सारी चीज़ें भी उन्होंने fearlessly ही करी। अब आपको क्या बताना है? हैव यू एवर क्लाइंब अ ट्री, क्या कभी आप पेड़ पर चढ़े हो? हाउ डिड यू फील, आपने कैसा फील किया? वर यू स्कैर्ड, डर तो लगा होगा। डिड यू एवर फॉल, क्या कभी आप गिरे हो? हैव यू एवर सीन समवन क्लाइंब अ स्मॉल वॉल, आपने कभी देखा है कि कोई किसी छोटी सी वॉल पर क्लाइंब करके दूसरी साइड चले जाते हैं? व्हाट डू यू थिंक इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंबिंग अ वॉल और क्लाइंबिंग अ हाई रॉक? मतलब किसी हाई रॉक को क्लाइंब करना और किसी छोटी सी वॉल को क्लाइंब करने में क्या डिफरेंस है? चलिए, अब ये क्या है, यहाँ पर हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है वीडियो का। अब पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम एक बहुत फ़नी इंसिडेंट सुनेंगे। मैं आपको बहुत फ़नी एक इंसिडेंट बताने वाली हूँ जो कि इन्होंने अपनी इसमें चैप्टर में बताया है, जो कि 14 फ़रवरी को हुआ था। चलिए आगे इस जो कमिंग वीडियो होगी उसमें हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे और एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको फिर ये पूरा चैप्टर फिर से एक बार समझा दूंगी। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।